जय हिंद सभी को। मेरी आवाज़ आ रही होगी। सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज प्रोटीन का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग लिपिड और फैट को समाप्त करेंगे। कोशिश होगी कि आज प्रोटीन के फैट के बाद विटामिन कल पढ़ा जाए। तो कल का टॉपिक क्या होगा? विटामिन होगा। तो आप भी पढ़ के आइएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। हाँ, कल लास्ट में हम एक टॉपिक जो था एक मिस कर रहे थे, याद करिए। तो मुझे बाद में याद आया, और वो भी पूरा दिन नहीं याद आया, शाम को याद आया कि हम क्या मिस कर रहे थे। तो वो आज मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाँ, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु। और आज जैव अणु में हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज जैव अणु में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या? तो प्रोटीन का जो शेष अंश है वो। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के अलावा वसा और लिपिड। क्या पढ़ने वाले हैं? वसा और लिपिड। तो आप सभी का स्वागत है, सभी लोग आके जुड़ जाइए। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को। बिल्कुल, सभी लोग आ जाएं, जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। बिल्कुल। अब आज के टॉपिक में जो कल के टॉपिक बचे हुए थे, पहले उनके बारे में बात करें। कल एक टॉपिक बचा हुआ था जिसको हम कह रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये क्या है? ये बहुत सारी चीजें बायो जियो केमिकल साइंस में होती है। यहां पर मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है ना, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है इसको देखिएगा। तो सबसे पहले ऐसे समझते हैं, जो दलहनी पौधे होते, दलहनी पादप होते, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, आप जानते हैं जो दलहनी पौधे होते हैं ना, दलहनी पादप। अब दलहनी पादप को इंग्लिश में लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, लेग्यूमिनस। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, जो दलहनी पौधे होते हैं, इन्हीं के जड़ में, दलहनी पादपों के जड़ में, इनके रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल होती है गांठ। इनके जड़ में गांठ बन जाती है। और जो गांठ बन जाती है ना, उसी गांठ में बैक्टीरिया रहते हैं, जीवाणु। और ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, जो जीवाणु रहते, ये जीवाणु वायु में जो उपस्थित, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन जो है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। और किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट में। और फिर करते हैं नाइट्रेट में। और ये नाइट्रेट जो है, इसको प्लांट लेता है। ये जो नाइट्रेट है ना, इसको प्लांट लेता है, इस नाइट्रेट को। तो ये नाइट्रेट प्लांट के द्वारा ग्रहण ग्रहण होता है। ये नाइट्राइट है और ये अमोनिया है। ये क्या है? अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी कहानी समझिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन दलहनी पादपों में होता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। और यार मुझे ये सुंदर लग रहा था यार, ब्लैक बैकग्राउंड। तुम यार ब्लैक करवा रहे हो, कोई बात नहीं। ब्लैक में मैं ज्यादा सुंदर लगूंगा ना, मैंने व्हाइट पहना है आज। जैसी इच्छा भाई तुम्हारी। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आप लोग इतना सीरियस होकर पढ़ेंगे तो अच्छा कहाँ लगेगा। रूट में नोड्यूल्स यानी गांठ का निर्माण होता है।
यहां पर देखिएगा बैक्टीरिया जो होती है ना, बैक्टीरिया में कौन कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो देखिएगा राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम बोलिए मेरे साथ, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे, और साथ में हम क्या बोलेंगे, राइजोबियम हो गया, साइनोबैक्टीरिया यानी नीला हरा शैवाल हो गया, एनाबेना हो गया, नास्टाक हो गया, एनाबेना, नास्टाक, ये सारे जीवाणु है, ये सारे क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया। ओके, कोई डाउट तो नहीं। पीडीएफ फाइल नहीं मिल रहा है कि कौन सी क्लास का पीडीएफ फाइल नहीं मिला है, मैराथन वाले क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है, बाकी सारा पीडीएफ हमने भेज दिया, एक क्लास पढ़ाए थे, एक क्लास का भेज दिया है। हाँ ठीक है, चलिए बाकी हो गया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आगे चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन आता है। हाँ ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन जो आता है जो आपके शरीर में है कि आखिरकार प्रोटीन का कार्य क्या है। तो प्रोटीन के कुछ कार्य हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक ना। तो यहां पर हमारे सामने हमने जो आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन मैंने कुछ चीजें छाट के लाया हूं। अब इसमें देखिएगा प्रोटीन के कार्य क्या है, उसको देखते हैं। प्रोटीन के कार्य, तो प्रोटीन के कार्य अगर देखा जाए तो प्रोटीन का एक कार्य जानते हैं क्या है, एक कार्य है जीव द्रव्य में एंजाइम का निर्माण, जीव द्रव्य में एंजाइम का निर्माण, और एंजाइम क्रियाकलाप को हाँ रेगुलेट करेगा। जीव द्रव्य में एंजाइम का निर्माण, याद रहेगा। फॉर्मेशन या सिंथेसिस अच्छा शब्द रहता है, सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इन प्रोटोप्लाज्म, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा दूसरा जो है ना, ये मरम्मत को लेकर है। देखिएगा शरीर की मांसपेशियों का विकास, तो जो शरीर की मांसपेशियों है ना, तो शरीर की मांसपेशियों का विकास इसके द्वारा होता है, ठीक है ना, शरीर की मांसपेशियों का विकास। और तीसरा है उत्तकों का मरम्मत, उत्तकों का क्या है, मरम्मत, ये याद रखिए, उत्तक जो है ना, उत्तकों का मरम्मत तथा नई कोशिका का निर्माण, तथा नई कोशिका का निर्माण, तथा नई कोशिका का निर्माण, शरीर की मांसपेशियों का विकास, ये आप समझ रहे, डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ मसल, और यहां पे क्या है, टिश्यू, टिश्यू रिपेयरमेंट, एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल, न्यू सेल, ठीक है, ये हो गया, ठीक, बैकग्राउंड ठीक है, ब्लैक कर देते। देखो चलिए ठीक है, आगे चले। ओके चलिए आगे पढ़े, शुरुआत करें। अब एक सवाल है जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना, वो है कि विभिन्न पदार्थों में, जो भी विभिन्न पदार्थ होते हैं ना, विभिन्न पदार्थों में प्रोटीन, तो याद रखिएगा विभिन्न पदार्थों में
आपको प्रोटीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, विभिन्न पदार्थों में। तो पढ़िए क्या है। विभिन्न पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन, ठीक ना। अब देखिएगा, यहां पे हम पदार्थ लिखते चलेंगे और आपको बताना है कि उस पदार्थ में कौन सा प्रोटीन है। उस पदार्थ में सर लाइव क्लास में बैक वीडियो देखने का अपोजिट दीजिए। अच्छा, अपोजिट दीजिए या ऑप्शन दीजिए। साइंस के लिए बुक कौन सी पढ़ें सर? जनरल साइंस के लिए अगर आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। अभी क्वेश्चन पढ़िए, सारी चीजें कर, हाँ बिल्कुल सारी चीजें कवर हो जाएंगे। रोशन पट्टा, अच्छा जी, चलिए। अंडा, अब देखिएगा कुछ बातें हम लिख रहे हैं और उसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं आपको बताना है। एक हो गया अंडा, अंडा यानी एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा हो गया मांसपेशी, बताइएगा मांसपेशी यानी मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये दोनों पहले जवाब दीजिए। अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए इसमें क्या पाया जाता है। देखिए अंडा में क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एक मिनट, एल्ब्यूमिन, हाँ ल और आधा दोनों है, ठीक। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और एविडिन, एविडिन। तो एल्ब्यूमिन और एविडिन जो है ना, ये दोनों प्रोटीन किस में पाई जाती है, ये अंडे में पाई जाती है। दूसरा, अगर हम आपसे पूछे कि मांसपेशी में, तो एक मांसपेशी में मायोसिन पाई जाती है, तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन। तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन, ध्यान दीजिएगा, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन या मायोसिन पूछेगा तो यहां, एल्ब्यूमिन पूछेगा तो अंडा में, एल्ब्यूमिन पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, अंडे में दोगे। अब देखिएगा दो और ले लीजिए। अस्थियों में क्या पाया जाता है, अस्थि में। बोन में क्या पाया जाता है, बोन में। मकड़ी के जाल में क्या पाया जाता है, मकड़ी के जाल, स्पाइडर नेट, स्पाइडर नेट। मनुष्य के बाल में क्या पाया जाता है, हेयर ऑफ ह्यूमन। ये बताइए इसमें क्या हो गया, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, बताते चलिए। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और इन तीनों, बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, बोन में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। तो बोन में ओसिन और कोलेजन, ओसिन और कोलेजन कहां पाया जाता है, बोन में। मकड़ी के जाल में, अब देखिएगा दोनों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन मकड़ी के जाल में बीटा केराटिन। और जब हम बात करते हैं मनुष्य के बाल में, तो अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन कहां पाया जाता है, मनुष्य के बाल में। अल्फा केराटिन कहां पाया जाता है, मनुष्य के बाल में। ऐसे जानवरों के सींग, खुर और नाखून में, जानवरों के सिर, खून और ये देखिएगा इसमें भी यही पाया जाता है। इसको कैसे लिखिएगा, यहां देखिएगा, ये वाला जो है जानवर के सिंग में भी पाया जाता है, यानी हॉर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। खुर में पाया जाता है, जो नाखून होते हैं, नाखून से थोड़ा बड़े होते हैं ना, जानवरों को तो देखे ही होंगे। इन सभी में क्या पाया जाता है, अल्फा केराटिन, इन सभी में अल्फा केराटिन।
तो ये याद रखें, अंडा में एल्ब्यूमिन एविडिन, मांसपेशी में एक्टिन मायोसिन, अस्थि में ओसिन और कोलेजन, मकड़ी के जाल में क्या होता है, स्पाइडर नेट, मकड़ी के जाल में क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने लेकर आते हैं। अनाज में क्या पाया जाता है, अनाज में, चलिए बताते चलिए। छठवां, अनाज में कौन सा प्रोटीन है, अनाज में सीरियल। चलिए थोड़ा लिखते चलते हैं, अनाज में इसमें क्या होता है, अनाज में जो पाया जाता है उसका नाम ग्लूटीन या ग्लूटेमिन्स, ग्लूटीन में छोटी की मात्रा होगा, ग्लूटेमिन्स। थोड़ी मेरी मात्रा मिस्टेक जो होता है, मैं कोशिश में हूं कि इसको जितना जल्दी सुधार दूं। ये हिंदी के मात्राएं कुछ हमसे मिस्टेक होती रहती है, अब ये कम होती जा रही है। दालों में क्या पाया जाता है, तो दालों में पाया जाता है प्रोलेमिन्स, दालों में क्या पाया जाता है, प्रोलेमिन्स। तो दालों का याद रखिएगा प्रोलेमिन्स, ठीक है, दालों में प्रोलेमिन्स। तो चलिए भाई नाम और लिखते चलते हैं, अब बताते चलिए। कपास में क्या पाया जाता है, दूध के सफेद भाग, कपास, दूध के सफेद भाग, दूध के सफेद भाग, व्हाइट पार्ट ऑफ मिल्क, दूध के सफेद भाग, दूध में पीला भी भाग होता है, दूध के पीले भाग, ठीक है, येलो पार्ट। और भी कुछ है, तो यहां पर एक और है, रक्त है और हीमोग्लोबिन है, रक्त यानी ब्लड है और एक आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। अब आइए इसमें एक एक प्रोटीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन। रक्त में कौन सा प्रोटीन, हिपैरिन प्रोटीन और आपका फाइब्रिन प्रोटीन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये हो गया। ऐसे दूध के पीले भाग में किरेटिन होगा, दूध में एक तो केसीन प्रोटीन होगा और एक होगा कैरोटीन, कैरोटीन, ये दोनों होगा, ठीक है ना, कैरोटीन भी होगा और केसीन भी होगा। एक कपास बच रहा है, कपास का बता दें फिर वसा शुरू करें, गासीपिन, कपास में क्या होता है, गासीपिन। तो ये क्लियर हो गया ना, किसमें कौन से प्रोटीन होते हैं। अंडा में क्या पाया जाता है, अंडा में, हाँ बिल्कुल, एल्ब्यूमिन एविडिन, मांसपेशी में एक्टिन मायोसिन, अस्थि में ओसिन कोलेजन, मकड़ी के जाल में बीटा केरेटिन, मनुष्य के बाल में अल्फा केरेटिन, मनुष्य के बाल में अल्फा केरेटिन। पूछा है दूध के पीले भाग में कैरोटीन, रक्त में हिपैरिन और फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, दूध के पीले भाग में कैरोटीन, सफेद भाग में केसीन, कपास में गासीपिन, दाल में प्रेलिमिन्स, अनाज में ग्लूटीन या ग्लूटेमिन्स। यहां पर एक और बातें याद रखिएगा, जो हिपैरिन है ये एंटी ब्लड कोआगुलेंट है, क्या है, एंटी ब्लड कोआगुलेंट, इसको कहते हैं प्रतिरुधिर स्कंदक, प्रतिरुधिर स्कंदक इसको कहते हैं। और ये भी एक प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन भी एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ओके ओके, क्या हो गया, क्या हिंदी में लिखना है भाई, सब तो हीमोग्लोबिन की हिंदी हीमोग्लोबिन होती है, क्या इसमें माने गजब आदमी हो। हाँ, ग्लोबिन को ग्लोबिन में, एबीसीडी को हिंदी में तो नहीं पढ़ लिए कभी सर जी, एबीसीडी को हिंदी में, हिपैरिन को हिंदी में, फाइब्रिनोजन को हिंदी में, हाँ, कोआगुलेंट का मतलब प्रतिस्कंदक, मतलब एक तरह से कहा जाए कोआगुलेंट का मतलब जो रुधिर का थक्का बनता है ना उसको बनाने से रोकता है,
उसको बनाने से क्या करता है, रुकता है। ठीक है, और कोई सवाल तो आया नहीं। चलिए, तो अगला पॉइंट है, अगला पार्ट क्या है हम लोगों का, बिल्कुल अगला पार्ट है बेटा, ये ब्लैक वाला कलर बहुत लिख चुके हैं हम, बोर हो चुके हैं। अगर आप लोग को ब्लैक नहीं पसंद आ रहा है तो मैं चलता हूँ सीधा व्हाइट पे। ठीक है, व्हाइट पे ही लिखता हूँ। अब जो मैं दिखा रहा था वो कलर नहीं पसंद आ रहा था तो व्हाइट पे लिखता हूँ। ठीक है, कपास को काटन कहते हैं। कपास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काटन। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नया टॉपिक जो है वो है वसा और लिपिड, फैट एंड लिपिड। वैसे है दोनों एक ही चीज, वसा और लिपिड। क्या हो गया भाई, वसा और लिपिड। चले आगे, वसा और लिपिड। देखिएगा वसा में बहुत ज्यादा पॉइंट है। सर जी अपना बोर्ड का लाइट है कम कर। हाँ जी, आइए सबसे पहले वसा के बारे में पढ़ते हैं, फैट के बारे में। फैट यानी क्या होता है, वसा। तो सबसे पहले वसा के बारे में ये बात आए, आखिरकार जो वसा है वो किन तत्वों से मिलकर बना है। तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वसा क्या होते, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो आपको याद रखना है, वसा यानी फैट जो है तीन तत्वों से मिलकर बना है, तीन तत्वों से। और वो तीनों तत्व कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन। अब यहां पर बात ये करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी यही इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बना था। कार्बोहाइड्रेट भी इन्हीं तीनों तत्वों से मिलकर बना था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहेंगे ठीक है सर जी, ये भी तो इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बना था, अंतर क्या है। तो वसा में क्या होता है, वसा में कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ये ध्यान पे रखिएगा। कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। कार्बन की मात्रा क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे की बात अगर हम करें, यहां पर क्या है वसा के बारे में, यानी यहां पर हाँ, कार्बन ज्यादा मात्रा में होते हैं, कार्बन इज मोर इन अमाउंट। ठीक है, कार्बन किस में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। हाँ, प्रोटीन में नाइट्रोजन जुड़ जाता है। ठीक, हाँ, ओके। अब यहां पर एक बात ये पूछ रहे हैं कि कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो वसा यानी फैट में होता क्या है। तो फैट में फैटी एसिड होता है, वसीय अम्ल होते हैं और साथ में ग्लिसरॉल होता है। वसीय अम्ल और क्या होते हैं, ग्लिसरॉल। इसको हम कहते हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो वसा जो है ना, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना है, लगभग 3:1 के अनुपात में। लगभग किसके अनुपात में, 3:1 के अनुपात में मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 3:1 के अनुपात में मिलकर बना हुआ है। ओके, ठीक। अब बात आती है कि ग्लिसरॉल क्या है और वसीय अम्ल क्या है। तो वसीय अम्ल को देखिए, वसीय अम्ल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, और यहां पर COOH ग्रुप होता है, और ग्लिसरॉल ऐसे होता है, CH2OH, CHOH और फिर CH2OH। ठीक है, ये ऐसे होता है।
ऊपर भी CH2OH, नीचे भी CH2OH, ये ग्लिसरॉल है और ये वसी अम्ल है, ठीक ना। ये वसी अम्ल है। वसी अम्ल में क्या होता है, यहाँ पे COOH। मेरा कहने का मतलब ये है कि CH2 CH2 CH2, यही CH2 जुड़ा रहता है इसमें, और यहाँ पे COOH है, ये वसी अम्ल है और ये आपका ग्लिसरॉल। तो जाहिर सी बात है, ये CH2 ज्यादा हो जाने से वसा जो है क्या हो जाता है, जल विरागी हो जाता है। एक होते हैं ना हाइड्रोफोबिक, एक होते जल अनुरागी और एक होते जल विरागी। तो वसा कैसा होता है, वसा जल विरागी होता है। वसा जल विरागी होता है। अब जल विरागी होता है क्योंकि हाँ हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं। अब जब भी हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं ना, कभी भी हाइड्रोकार्बन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, हाँ हाइड्रोकार्बन के ज्यादा होने से जल विरागी गुण आ जाता है। यानी फैट क्या होता है, फैट आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, फैट आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो फैट कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ठीक है। विरागी का मतलब होता है पानी में आयल तेल है, वसा है, घी है, इसको पानी में डालेंगे तो पानी में मिलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, ये पानी में अघुलनशील के तौर पर ऊपर तैरेगा। इसी को जल विरागी बोलते हैं। जल अनुरागी जिसको पानी में डालते ही घुल जाए वो जल अनुरागी है, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें और आती है, उसको आगे लेकर चलते हैं। देखिएगा इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन वसा से पूछा नहीं जाता। वसा से फैट से एक और क्वेश्चन आता है कि फैट का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो फैट के दो सोर्स होते हैं वसा के। दोनों सोर्स क्या होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स, एक होते हैं पादप स्रोत, और एक होते एनिमल सोर्स। एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत, दो होते हैं। ओके नैन्सी, ओके नैन्सी, एक बार मैसेज करके याद दिला देना यार हमको, ठीक है। और अपना अनब्लॉक भी करवा लेना। हाँ चलिए, यहां पे क्या है भूल जाते हैं, उम्र हो जाती है ना इंसान को तो इंसान भूल जाता है, क्या बताए। प्लांट सोर्स में एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल होगा सरसों, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ऐसे ही सोयाबीन होगा, सोयाबीन। बाबू ये बीन में बड़ी की मात्रा लग रहा है, ठीक है, सोयाबीन। ऐसे सूरजमुखी होगा। और बाकी तो आप जो किसान परिवार के लोग हैं वो जानते होंगे कितने सारे और भी होते हैं, ठीक है। ओके, एनिमल सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तालीम बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। चलिए, धनंजय कह रहे नैन्सी पिछले 15 दिनों से, भाई ब्लॉक हुए उसको 6 दिन हुआ। हाँ तुम तो ऐसे ही लड़ाई लगवाओगे, गजब बदमाश लड़का है। यहाँ पे क्या होगा, एनिमल सोर्स में क्या होता है, एनिमल सोर्स में आप जानते हैं घी होता है, घी, ठीक ना। इसके अलावा लीवर ऑयल होता है, ठीक ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, etc एनिमल सोर्स में। और ऊपर वाला क्या है, प्लांट सोर्स में, ठीक है। चलिए, अब आपने देखा प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स की कहानी, आगे चले, ठीक है। ठीक, ये दोनों याद रहेगा।
अब वसा के बाद क्या आता है, वसा से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आता है। वसा दो प्रकार के होते हैं, हाँ कोकोनट ऑयल भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो भी हम ही से पूछोगे क्यों ब्लॉक किए थे, ये भी तो हाँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट देखिएगा, वो ये है कि वसा दो प्रकार के होते हैं, फैट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वसा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से। तो वसा का जो दो प्रकार है ना बेटा, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। वसा दो प्रकार के होते हैं, वसा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वसा है मेरे भाई, दो वसा देखिएगा, ठीक है। एक को हम कहते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सेचुरेटेड फैट, यानी संतृप्त वसा। और एक हो गया अनसेचुरेटेड फैट। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, तो दो प्रकार के वसा हो गए, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड, ठीक है। एक क्या हो रहा है, एक सेचुरेटेड फैट और एक अनसेचुरेटेड फैट। अब ध्यान से समझना है कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट में क्या अंतर है। तो सेचुरेटेड फैट में हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। सेचुरेटेड फैट में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, एक बात बताइएगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जो यहाँ पर जो सेचुरेटेड फैट होता है ना, संतृप्त वसा होती है, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक ना। इससे क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर, हाँ बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इससे क्या होता है,
इससे हार्ट डिजीज होने की संभावना होती है, हार्ट डिजीज। तो जो भी आपके पास ये संतृप्त वसा होते उससे ये होगा, ठीक ना। दूसरी बात अगर हम करें कि अनसेचुरेटेड फैट में क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैट में भैया क्या नाम है भाई साहब का, भाई साहब पूछ रहे सर जी एलपी के लिए बेस्ट है, मतलब क्या हम बिना एलपी को सोच के पढ़ा रहे हैं क्या, एलपी के लिए ही पढ़ा रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। हाँ ये वैसे ये हाई डेंसिटी वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये इसको आप गुड मान सकते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इसमें लो फैट होता है, ठीक ना, इसमें लो फैट होता है, कम वसा होती है। अनसेचुरेटेड में क्या होती है, कम वसा होती है। अब एक और आखिरी हेडिंग देखिएगा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन सुना है नाम आपने, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण कहता है वनस्पति घी का निर्माण कर देते हैं, वो कैसे वनस्पति घी बना देते हैं, ठीक ना, पढ़ा है कि नहीं, असंतृप्त से। तो हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए अनसेचुरेटेड फैट है, अनसेचुरेटेड फैट असंतृप्त वसा है, अनसेचुरेटेड फैट, ये असंतृप्त वसा है। अब असंतृप्त वसा से क्या होता है, हमको कन्वर्ट करना है संतृप्त वसा में, सेचुरेटेड फैट में, सेचुरेटेड फैट में यानी संतृप्त वसा में। तो असंतृप्त वसा से आपको जाना है संतृप्त वसा में, तो किसके द्वारा जाएंगे, तो यहां पर जाने का मतलब कि हाइड्रोजन को जोड़ना है, और हाइड्रोजन को यहां तीन ही आदमी जोड़ते हैं, निकिल को पटक के पीटना है, यानी निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। हाँ यही क्या करेगा, डालडा में कन्वर्ट कर देगा, डालडा में, या वनस्पति घी बना देगा, वनस्पति घी, डालडा को ही कहते हैं वनस्पति घी। तो तेल से, आयल से वनस्पति घी का बनना क्या है, वनस्पति घी का निर्माण जो है ये क्या है भाई, ये निकिल हाँ प्लेटिनम और पैलेडियम से होता है, ये हाइड्रोजनीकरण के कारण, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो ये था आपका वसा, फैट, ये आपका फैट था, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सारी चीजें इसमें हो गई है। तो वसा के बारे में बहुत कम ही चीजें रहती हैं, तो आप यहां से चीजें देख लीजिएगा। हम लोग को अगला टॉपिक जो है विटामिन का पढ़ना है, किस कौन सा टॉपिक पढ़ना है, विटामिन का पढ़ना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको बोलते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन करिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बोले करेंगे आप लोग, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करिए। हाँ कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, इसी दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, ठीक ना। बायोलॉजी की शुरुआत हुई है तो यहीं से कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, प्रोटीन में कौन सा बंध उपस्थित होता है, बंध, बंध मतलब बॉन्ड, बताइए। पहला ऑप्शन है एस्टर बॉन्ड, दूसरा है फास्फोएस्टर, फास्फोएस्टर, तीसरा है ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक, और चौथा है नन ऑफ द एबव। ठीक है,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, नन ऑफ द अबव, क्या करेंगे? बताइए क्या होगा यहाँ पे, किसको चुनेंगे आप? देखिए नन ऑफ द एबव यहाँ पे आंसर है, क्योंकि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? पेप्टाइड बंध पाया जाता है, और पेप्टाइड बंध ऑप्शन में नहीं था। जब ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। ओके, प्रोटीन में कौन सा बंध उपस्थित होता है? ये 4 बंध उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीजें करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। एक सवाल और बताइएगा, अगर हम आपसे पूछते हैं, बहुत छोटा एक और सवाल है, वो सवाल ये है, प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन किसका बहुलक है? पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन पूछा। प्रोटीन किसका बहुलक है? इसमें आपके पास ऑप्शन पूछ रहा है 1 2 3 4। प्रोटीन किसका बहुलक है? पहला आपको याद रखना है, क्या होगा? सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो एसिड। तो बताइए किसका बहुलक है? बहुत तगड़ा, अमीनो एसिड का। तो आप जान रहे क्या होगा? ये अमीनो एसिड होगा। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो अमीनो एसिड का है। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो अमीनो एसिड का है। बहुत बढ़िया, एक जवाब और। एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिएगा। उपवास के दौरान, उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति का क्रम है। उपवास के दौरान शरीर की ऊर्जा आपूर्ति का क्रम क्या है? शरीर की ऊर्जा आपूर्ति का क्रम आपसे पूछा है। ऊर्जा की, शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति का क्रम है। अब इसमें से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसमें है वसा, फैट, यानी अगर आप स्टारवेशन पीरियड में है। दूसरा आपके पास है प्रोटीन, तीसरा आपके पास है सी, कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर को ऊर्जा उपवास के दौरान अगर है आप, तो शरीर को ऊर्जा किससे मिलेगा? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, 3 ही सोच रहे हैं दे दे। तो इसमें होगा सी, फिर ए, फिर बी। दूसरा है सी, फिर बी, फिर ए। तीसरा है बी, फिर ए, फिर सी, और एक और ऑप्शन। ए, फिर हाँ, ए, फिर सी, फिर बी। इसमें बताइए क्या होगा? स्टारवेशन, उपवास के दौरान, जो इंग्लिश वाले दोस्त हैं इसको स्टारवेशन समझेंगे। उपवास जब हम कर लेते हैं 6 दिन की, 7 दिन की, तो इसमें से कौन सा आंसर है सबसे अच्छा ऊर्जा का क्रम? हमारे शरीर को ऊर्जा सबसे पहले कौन देगा? तो हमारे शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा? वसा देगा, प्रोटीन देगा, या कार्बोहाइड्रेट देगा? तो सबसे पहले ऊर्जा देगा कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर को पहले नंबर पर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, दूसरे नंबर पर ऊर्जा कौन देता है? वसा, और तीसरे नंबर पर ऊर्जा कौन देता है? आपका प्रोटीन। तो ऊर्जा देने का क्रम यही होगा,
यानी आंसर होगा आपका CAB। क्या आंसर होगा? CAB। याद रखिएगा, ए ऑप्शन होगा CAB। क्या आंसर होगा? CAB। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ बिल्कुल, ये परफेक्ट आंसर है। ठीक, ओके चलेगा, कोई डाउट तो नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, बढ़िया रहिएगा, मस्त रहिएगा। और कल का टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? विटामिन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, यानी कल का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक विटामिन है। देखिए, विटामिन में लिखना ज्यादा पड़ता है, कौन विटामिन का स्रोत है। ठीक है, कोशिश करेंगे पूरा विटामिन आपको ट्रिक से पढ़ा दे। ठीक है, ओके चलिए। तो फिर ये कल का टॉपिक होगा आपका विटामिन। कल हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। तो पूरी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े हुए आप लोग हैं, तो आप जानते हैं कि समय पर सही काम करना होता है, सही फैसला करना होता है। घर वाले माँ बाप क्या करेंगे, तो वो आपको गाइड करेंगे, वो मेहनत करके जितना बन पाएगा उतना आपको देंगे। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी के परिवार की सुख सुविधा आपको मिल पा रही होगी, लेकिन आपको भी उनके हिस्से से जितना हो पा रहा होगा वो सब आपको दे रहे होंगे। ठीक है, यही तो हो रहा होगा। तो मेरा यही कहना है कि अब उनको सुख सुविधा देने की जरूरत है। ठीक है, जो भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के भी कम ही लोग हैं, गरीब परिवार से ज्यादा लोग। गरीब कहने का मतलब, जब हम सोच ले कि भैया आज हम अपने मनपसंद की ये चीज खाना चाहते और वो भी ना खा पाए, तो ये मतलब, मान लीजिए अगर मेरा मन करे कि हम आज पिज्जा खाएं और ये वाला पिज्जा खाएंगे, ना हो पाए, तो अगर हम अपने इच्छा को भी पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि हमारा दिन ऐसा ही रहेगा हमेशा, हमारा दिन भी बदलेगा। तो यही सोच के आपको काम करना है, आपको मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करनी है, बेहतर होगा। आप बेहतर करेंगे तो अगर ठान लेंगे ना आप, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। फालतू के चक्करों में ना पड़िएगा, जो भी फालतू की कहानियां होती है उसमें ना पड़िएगा। ठीक है, बिल्कुल अंकित कुमार जी, आपकी बात हम आगे कहेंगे। ओके, वर्कशीट अपलोड, हाँ बिल्कुल। तो हाँ, केमिस्ट्री की वर्कशीट बहुत सारी बनी है, उसमें हेडर चेंज होने हैं, बस हेडर चेंज करवा के आज मैं आपकी 4-5 वर्कशीट केमिस्ट्री का देता हूँ। 4 वर्कशीट आपको मिली थी लगभग, आज आपको 6-7 कोशिश करूंगा, 2-3 और आपको आज दे दूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और भी कुछ कम हो। अच्छा, ग्रुप में थोड़ा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप लोग जो एक्टिव रहिएगा, किसी के सवाल आते हैं तो उसका जवाब जल्दी से आप सॉल्व करके दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल नैन्सी, अभी हम आपको आधे घंटे 15 मिनट के अंदर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अच्छा लगा, आप ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए। शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है, प्रैक्टिस करिएगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर लाऊंगा, जो टॉपिक आज पढ़ाया हूँ, आज से नहीं तो कल से ये कोशिश रहेगी, जो टॉपिक आज पढ़ाऊँ वहाँ से क्वेश्चन जरूर दूँ। ठीक है, चलिए। तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, ये आपको आपको किसी को बताना नहीं है, आप सभी को आके शाम के 8 बजे क्लास कर लेना है। ठीक है, हाँ ठीक, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।